नाजरीन आदाब, हॉट केक स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम चलो बात करके देखते हैं। मैं हूं हक्कानी अलकासमी और मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर शेख नगिनवी, जो बहुत ही मारूफ अदीब कलमकार हैं, जिनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। पहली किताब फैज़ान राक़िम के नाम से शाया हुई, दूसरी किताब दबिस्तान बिजनौर के उन्वान से शाया हुई है और तीसरी किताब भी दबिस्तान बिजनौर के हवाले से है। डॉक्टर शेख नगिनवी साहब सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं, मुख्तलिफ़ अदबी तक़रीबात का इनेकाद कराते रहते हैं। बिजनौर इनका ख़ास महवर और मरकज़ है। डॉक्टर शेख नगिनवी साहब, आपका स्टूडियो में खैर मक़दम है। शुक्रिया हक्कानी साहब। डॉक्टर शेख नगिनवी साहब, आप बुनियादी तौर पर कॉमर्स के तालिब इल्म रहे हैं जी, तो फिर उर्दू की तरफ आने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपके अंदर? उर्दू जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत मीठी और शीरनी ज़बान है और उसकी खुसूसियत है कि वो सीधे दिल पे असर करती है। जी जी जी। और मैंने जो महसूस किया है उर्दू के बारे में, वो क्या है कि इसका जो रस्मुल ख़त है वो दाहिने हाथ से ये लिखी जाती है और फिर बाएं की तरफ चलती है, और बाएं तरफ जो है वो इंसान का दिल होता है। और जो चीज़ दाएं हाथ से, और दाएं हाथ जो है वो उससे अच्छे जितने भी काम होते हैं आदमी दाएं हाथ से ही करता है। तो जब दाएं से बाएं की तरफ चलेगी तो वो दिल पे असर करती है। तो उर्दू के अंदर ये खुसूसियत है कि दिल पे असर करती है। और साथ साथ ये है कि मैंने एक चीज़ और महसूस की कि इसका जहाँ जिस दिलों से ताल्लुक़ है वहाँ इसका जिस्म से भी ताल्लुक़ है। अगर आप उर्दू को लफ्ज़ उर्दू लिखेंगे तो उसका अलिफ होता है, और जब आप अपना ये दाहिना हाथ सीधा खड़ा करेंगे तो इस तरह से, तो ये सिर्फ ये अलिफ होगा। जी, जी, जी। और जब इसे थोड़ा सा बैंड देंगे तो ये इसका रे हो जाएगा, और तब इसे थोड़ा सा इसे और नीचे गिराएंगे तो ये उर्दू का दाल हो जाएगा, और जब इसे मुट्ठी बंद करके ऐसे कर लेंगे तो ये वाव हो जाएगा। तो इस तरह से ये दाना हाथ है और उर्दू का रिश्ता है और दिल के ऊपर असर करता है, तो ये जिस्म का रिश्ता हुआ। और अब ये भी जो नई तहकीक आई है, आपने तमाम अखबारात में पढ़ा होगा, और उसमें ये साइंस की तहकीक है कि उर्दू पढ़ने वाले और उर्दू बोलने वाले और उर्दू के जो लोग होते हैं उनका ब्रेन भी तेज़ होता है। जी, उर्दू पढ़ने से जो है वो उसके दिमाग भी तेज़ होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो उर्दू के साथ लगाव रखेगा, उर्दू की बात करेगा, तो उसको, और मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं दूसरी क्लास में ही था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। अब उन हालात में जो मुझे विरसे के तौर पर मिली, तो उनकी छोड़ी हुई उर्दू की किताबें थीं, कुछ खातून मशरिक़ थी, 20वीं सदी थी। इस तरह से घर में एक माहौल जो था, और हमारी वालदा की जो ख़ास तौर पर तरबियत थी वो मादरी ज़बान उर्दू है। फिर ज़िला बिजनौर जो है वो उर्दू का इलाका बोला जाता है, गहवारा है उर्दू का गहवारा है। वो उसकी वजह भी एक ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है, बल्कि हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जो गन्ना पैदा होता है वो ज़िला बिजनौर में होता है, और दूसरी फसल जो होती है वहाँ पे आम के बाग हैं। और दोनों का काम ये है कि वो मिठास, गन्ना यानी मिठास से जी नगिनवी साहब का बहुत ही फितरी रिश्ता रहा है। और उर्दू जो है वो भी एक मीठी ज़बान है। तो ये सब का सब जो मिठास उनका बिजनौर से ताल्लुक़ एक तरह से है। तो इस तरह से साहब, आप कॉमर्स के तालिब इल्म होते हुए उर्दू की जो खिदमत कर रहे हैं, यकीनन ये काबिल रश्क है, काबिल दाद भी है, और मेरा ख्याल है कि कॉमर्स ही के मुनव्वर राना भी है जी। ज़ाहिर है कि उर्दू शायरी में उनका बड़ा नाम है। तो इससे एक बात हमारे सामने ये आती है कि जो दूसरे शोबों के लोग हैं, मतलब कॉमर्स के हैं, माशियात के हैं और अंग्रेज़ी अदब के हैं, या दूसरे साइंसी समाजी उलूम के लोग हैं, उर्दू ज़बान अदब की सरवत में गिरा कदर इजाफा कर रहे हैं। और ज़ाहिर है कि उसमें आपका भी नाम लिया जाएगा कि आप कॉमर्स के तालिब इल्म होते हुए भी उर्दू ज़बान से जज्बाती रिश्ता रखते हैं, और आपने यकीनन एक बहुत दस्तावेज़ी काम किया है आपने दबिस्तान बिजनौर के हवाले से। तो मेरे ख्याल से आपसे पहले किसी के जहन में इस तरह का ख्याल नहीं आया होगा, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ 3 दबिस्तान हैं, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान अजीमाबाद। ये चौथा दबिस्तान जो आपने दबिस्तान बिजनौर के नाम से जो आपने कायम किया है, मेरे ख्याल से इसका कोई मंतकी जवाज़ है या ऐसी ही आपने दबिस्तान लिख दिया इसे? नहीं, ऐसा है कि तकनीकी तौर पर ज़िला बिजनौर को जो है वो दबिस्तान ना माना जाए, लेकिन अगर उर्दू अदब की बात की जाए तो उसके अंदर ज़िला बिजनौर की बहुत ज़्यादा अहमियत है।
इसको अहमियत से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसकी बड़ी बात यह है कि मीर और सौदा के ज़माने में भी वहाँ पर कायम और मनम और खुशवंत राय काबिल शोरा इकराम थे। और उसके उर्दू की इब्तदाई नसर की अगर आप बात करें तो रुस्तम अली बिजनौरी ने भी उर्दू नसर अव्वलीन नसर निगार के तौर पर भी उन्हें याद करते हैं लोग। रुस्तम अली बिजनौर की तसनीफ़ किस्सा अहवाल रुहेला एक नीम तारीख की किताब थी। रुस्तम अली बिजनौरी छावनी दारा नगर गंज में अंग्रेज़ों के बच्चों को उर्दू पढ़ाते थे। नहीं, ये नगीनी साहब, ये तो मानना पड़ेगा कि बिजनौर को एक अदबी मरकजियत हासिल रही है, क्योंकि इस वो इलाका है मतलब जिससे डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक रहा। जी जी। और उसके अलावा कायम चांदपुरी यहीं के थे। जी जी। मेरे ख्याल से कुर्रतुन हैदर का ताल्लुक इस सरजमीन से है। बेशक। और एक बड़ा नाम है मतलब जिसको आप कह सकते हैं उर्दू तनकीद के अंदर अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का है, जिन्होंने महासिन कलाम गालिब जैसी अहम किताब लिखी। और उनका एक जुमला जो है पूरी दुनिया में मशहूर है कि हिंदुस्तान की दो इलामी किताबें हैं, एक मुक़द्दस वेद और दूसरी दीवान गालिब। और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी जा रही हैं, मकालात लिखे जा रहे हैं। तो बिजनौर को मरकजियत हासिल है, लेकिन एक दबिस्तान की शक्ल देने के लिए आपको कुछ मतलब कोई टेक्निकी चीज़ मिली कि इसको दबिस्तान कहा जाए? नहीं, इसका मुनफरिद लहजा है। और एक बात यह है कि दबिस्तान कोई सा भी हो, दिल्ली हो या रामपुर हो और या भोपाल, आपने जो भी दबिस्तान, वहाँ ज़िला बिजनौर की जो है, ज़िला बिजनौर के जो फर्जन है उनकी भी कोशिश है। आपने अभी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब का नाम लिया। उर्दू ज़बान के मुवर्रिखीन का अगर आप तस्करा करेंगे तो अकबर शाह नजीबाबादी का नाम करेंगे। तर्जुमा निगारी में सज्जाद हैदर यलदरम साहब, और फिक्शन निगारी के अंदर तर्जुमा निगारी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ उर्दू का पहला अफसाना निगार उन्हीं को कहा जा सकता है। जी। और उर्दू तख्लीक और तनकीद निगारी की अगर तारीख पर आप निगाह डालेंगे तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी साहब का आपने जिक्र किया है, प्रोफेसर खुर्शीदुल इस्लाम साहब हैं, अब्दुल समद सारिम साहब हैं, और बड़ी तादाद इन लोगों की है। और उर्दू ज़बान और अदब से मुतालिक तहरीरों में अल्लामा ताजर नजीबाबादी को कौन पढ़ाया? जी। उर्दू सहाफ़त हो या शायरी हो या इसमें उनके शागिर्दों की बड़ी तादाद रही, खासतौर पर गैर मुस्लिम शागिर्द जो है उनके, उन्होंने पंजाब के अंदर उर्दू ज़बान अदब को फ़रोग़ दिया। ये कम बड़ा कारनामा नहीं। अख्तरुल इमान आपके यहाँ के थे। जी, इमामुल शुरा कहलाते हैं। बिल्कुल, अख्तरुल इमान जैसा जदीद शायरी के आखिरी सरदार के तौर पर लोग उनका नाम लेते हैं। जी। बड़ी अहम शख्सियात उस सरजमीन में पैदा हुई है। आप सहाफ़त के शोबा में देखिए, मदीना जैसा बात, उसके बाद फारान है, गुंचा है, और निश्तर खान काई साहब हैं, मौलाना उस्मान फारूक खलीद साहब हैं। ये सब बड़े अहम नाम जो है वो बिजनौर से जुड़े हुए हैं। आप उसको दबिस्तान मानने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि दबिस्तान जो है किसी अशखास से होती है। ज़ाहिर इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत है जिस इलाके में हो, उस इलाके को दबिस्तान नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अगर दबिस्तान ना कहा जाए समझिएगा नाइंसाफ़ी होगी। ये बताइए शेख नगीनवी साहब, आपने जो इलाकाई अदबी तारीख मुरतब की है जैसे दबिस्तान बिजनौर के हवाले से, तो यकीनन एक बड़ा कारनामा है। तो इस आपसे पहले भी किसी ने बिजनौर को मरकज़ बनाया है? बिजनौर अगर तस्करा निगारी का हम जिक्र करते हैं तो आपको मालूम ही है कि कायम चांदपुरी का मखज़न निकात जो है, मखज़न निकात जो है वो पहला तस्करा निगारी है। लेकिन तस्करा आम शायरों का, लेकिन सिर्फ बिजनौर तक महदूद रह के जो तस्करे लिखे गए होंगे, क्या आपसे पहले भी किसी ने किया है ऐसा? बिजनौर के जवाहर के नाम से एक किताब आई थी डॉक्टर फुरकान सिद्दीकी साहब की, और उसके बाद एक काम जो किया है वो बड़ा अहम काम है, वो शकील बिजनौरी साहब का। उन्होंने तस्कराए ज़िला बिजनौर लिखा, और उनके साथ साथ एक नाम और जोड़ूंगा, वो नया नाम है लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है, इंजीनियर समीउद्दीन साहब। उन्होंने तस्करा गंजहाय गिरामाए के नाम से बड़ी बड़ी 5 जिल्दों में काम किया है, और बहुत दबीज़ की जिल्दें हैं वो, और बड़ा ही उसके अंदर काम है। तो ज़िला बिजनौर के लोगों का ऊपर बहुत जिक्र किया है। उसके अलावा कायम 1969 के अंदर सैफ बिजनौरी साहब ने हम हफ्तरंग के नाम से एक तस्करा शाये किया था। फिर 1988 में बाम हुनर के नाम से शकील बिजनौरी साहब ने, तो उसमें भी शायरों के, ज़िला बिजनौर के शायरों के जिक्र हैं। तो इस तरह बड़ा काम है तस्करे के ऊपर। यानी इलाकाई अदबी तारीख लिखने का ख्याल इसलिए आया होगा आपको कि बहुत सारे इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है, ये इलाके भी तहफ़्फ़ुज़ात या तासुबात के शिकार रहे होंगे, चूँकि बहुत सारे गुमनाम तख्लीक़कार होते हैं जिनकी तक रसाई नहीं हो पाती तस्करा नवीसों की या
नाकदीन की, तो आपने उनको मंजर आम पर लाने की कोशिश की है मेरे ख्याल जी, से। मैंने दबिस्तान बिजनौर किताब को जब शुरुआत की तो उसमें ये सोचा कि जो आज लोग काम कर रहे हैं जी, जिला जी। बिजनौर के लोग, उनसे उस किताब के लिए मजमून लिखवाए। जी, तो जी। और उनका बाकायदा हमने जो है उसके अंदर तारुफ दिया, तो उससे ये हुआ कि आज जो काम कर रहे हैं उनका भी पूरा तारुफ आ गया, और जो लोग काम कर चुके हैं या जो दुनिया से गुजर जा चुके हैं उनका भी पूरा का पूरा तस्करा और एक मजमून जो है वो सामने आया। तो उससे मैं समझता हूँ एक तारीख मरतब हो गई, और आइंदा नस्लों के लिए और ख़ास तौर से जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये बड़ा मवाद जमा हो गया है। यकीनन बहुत बड़ा मवाद और है। ये सब का सब जो है वो आप जैसे जो मेरे मुखलिस दोस्त हैं हक्कानी साहब, उनकी वजह से ये सब का क्योंकि आप लोग हैं, वो डॉक्टर वसीम इकबाल साहब हैं, जी, जी। वो ऐसे मुखलिस लोग हैं मेरे दोस्त के वो नेक मशवरे देते हैं, और मेरा तो काम एक मजदूर की तरह अमल करना होता है। नगीनवी साहब, आप बिजनौर पर मरकूज़ हैं, बिजनौर तक महदूद हैं। दुनिया ये भी कह सकती है कि बिजनौर से ज़रा बाहर निकलिए, कि बाहर भी एक जहान अदब है, मतलब अदब की एक वसी तर कायनात है। तो आप बिजनौर ही में अपने आप को क्यों महदूद रखे हुए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिजनौर तक महदूद है, लेकिन इलाकायत निगारी भी जैसा कि आपको मालूम है कि ये मगरबी से आया और वैक्सेस से शुरू हुआ, और जॉन हार्डी ने इसकी शुरुआत की। तो मेरा किसी फ़िरक़ावारियत या इलाकायत जिसे बोलते हैं, इलाकायत की वजह से बिजनौर को नहीं है, लेकिन यह है कि एक शहर में रह रहा हूँ और उस ज़िले में रहने के बाद ज़्यादा मवाद जमा हो सकता है। नहीं, जाहिर है कि शहर के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। दूसरे लोग आएंगे तो जाहिर इनको तलाश में बहुत दुश्वारियाँ होंगी। तो इसलिए काम है, एक अच्छा काम है कि आप अपने इलाके के लोगों को बाहर की दुनिया से रोशनास करवा रहे हैं। यकीनी तौर पर ये बड़ा अहम काम है। ये बतलाएं, आपका बिजनौर तो बहुत ही मर्दुम खेज सरजमीन है जी, और वहाँ मेरे ख्याल से ख़वातीन भी अच्छी रही हैं तख्लीक के मैदान के अंदर जी, तो जी। कुछ ऐसी ख़वातीन जिनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट पड़ा हो अदब के ऊपर? बिजनौर का हक्कानी साहब कोई ऐसा शोबा नहीं है जो बिजनौर से बचा हुआ हो। जी जी जी, कोई भी नहीं है। तो जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तो ख़वातीन का क़ुर्रतुल ऐन हैदर बहुत बड़ा नाम समझे। उसके बाद आप फिक्शन का दूसरा नाम अब आप आइए सिद्दीक़ा बेगम सिहारवी, मारूफ अपना नवील निगार अफसाना निगार रही हैं, और खुर्शीद हमरा, प्रोफेसर खुर्शीद हमरा, और आपके जो आज की दौर, अगर आज की बात करें हम तो हिंदुस्तान में क्या दुनिया के अंदर किसी भी अदब के अंदर कि किसी भी ज़बान के अंदर ऐसी 5 सगी बहनें नहीं हैं जो उर्दू अपनी ज़बान में शायरी कर रही हैं। ये वस्फ जो है वो इस जिला बिजनौर को ही हासिल है। और आपने नाम सुना होगा और आप देखते रहते हैं कि डॉक्टर मीना नकवी साहिबा हैं, और डॉक्टर नुसरत मेहंदी साहिबा हैं, अलीना इतरत रिजवी हैं, उनकी बड़ी बहन शमीम जहरा हैं, और एक नुसरत साहिबा हैं। शमीम जहरा साहिबा भोपाल रहती हैं, नुसरत मेहंदी साहिबा भोपाल रहती हैं, मीना नकवी साहिबा मुरादाबाद रहती हैं, अलीना इतरत नहटौर या नोएडा में रहती हैं, और उनकी 5वीं बहन है वो पाकिस्तान में है। और पांचों की पांचों जो है वो शायरी कर रही हैं, उस मेयार की शायरी कर रही हैं कि आप देखते हैं कि बैनुल अक़वामी जो मुशायरे हैं वो कामयाबी की ज़मानत इनकी हाज़िरी से भी रहती है। यानी आपके इलाके और ये 5 की 5 बहनें नगीना में पैदा हुई, इनकी परवरिश वहीं हुई, और जो इब्तदाई तालीम है 5 बहनों की वो नगीना की है। तो इस एतबार से नगीना तो बहुत ही मरकजियत इख्तियार करता जा रहा है। जी, अख्तर नगीनवी साहब हज़रत दाग दहलवी के शागिर्द थे, साहिब दीवान थे, 3 उनके दीवान शाये हुए हैं, तो आज से नहीं बहुत। और मैं बात करूं कि 150 साल पहले की मेरे पास एक गुलदस्ता है शोरा का, तो उसमें जो नशिस्तें होती थी वो सब के सब उसके अंदर मौजूद हैं। ये 1901 की बात कर रहा हूँ मैं, और अब 2019 चल रहा है, यानी कि 118 साल के बाद तो जब उसकी देखते हैं तो वहाँ पे पूरे शायर थे और कई शायर जो हैं वो थे, लेकिन उसके साथ साथ ख्वातीन भी उसकी नशिस्तों में शामिल होती थी, उनका बाकायदा कलाम मौजूद है। जी जी जी, एक बड़ा अच्छा काम है। लेकिन इरशाद नगीनी साहब, आपने एक अहम नाम आपने नजरअंदाज कर दिया जी। मेरा ख्याल है कि आपको प्रोफेसर सुरैया हुसैन का भी नाम है। जी जी, प्रोफेसर सुरैया हुसैन जमालियात का काम है, उनका भी खुदनविश्त का सफरनामा आया, उनका बड़ा अच्छा काम है। मतलब तो मेरे ख्याल से उसके अलावा और कुछ ख्वातीन हैं जो जिनका जिक्र आप करना चाहें? ख्वातीन में पिन्हा अंसारी साहिबा हैं जो मारूफ पाकिस्तान में है वो, और उसमें काम करती हैं फिक्शन निगारी में। अच्छा अच्छा, जी जी। और नूर साहब की बेटी है नूर बिजनौरी, एक बड़ा नाम है हमारे यहाँ का। अच्छा नगीनवी साहब, मैंने सुना था कि ये जो जान बेटा खिलाफत पे दे दो जो है जी, मोहम्मद अली जौहर नजीबाबाद में उनके बुजुर्ग रहते थे, और
یہ کس کی لکھی ہے؟ میں نے سنا ہے کسی نگینہ کی کسی شخص کی لکھی ہے. جی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یہ نگینہ کے فرحت اللہ حافظ رحمت اللہ فرحت صاحب کی لکھی. جی جی، یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اگر بڑا آپ نام اس کے تعلق سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کبھی مضمون میں یا کسی کتاب میں لکھیں تو میرے خیال سے لوگوں کو پتہ چلے گا. ہاں، فرحت صاحب کے کئی دیوانہ ہیں اور بڑے اچھے مضامین، مطلب بڑے اچھے کلام ہیں ان کے، اور اسلامی اکھاڑے کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، اور اس اکھاڑے کے اندر جتنے بھی ہتھیار استعمال میں ہوتے ہیں یا جتنے بھی سب چیزیں کرتب دکھانے والے ان پہ ہر ایک پہ منظوم انہوں نے لکھا ہے، اس کا تعارف جو ہے منظوم کیا ہے. اچھا نگینوی صاحب، چونکہ آپ بجنور جیسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہاں ایک زمانے میں مدینہ جیسا اخبار نکلتا تھا جس کی بڑی شہرت تھی، اس زمانے میں اس کا سرکولیشن بہت زیادہ تھا، تو کچھ مدینہ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. مدینہ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، اور یہ جو لوگ اس زمانے میں جب ہندوستان آزادی کی تحریک تھا اور اس زمانے جب اصلاحی کام کرتا تھا، وہیں اس کے مضامین کی یہ حالت تھی کہ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ مدینہ کب آئے گا. اور مولانا مجید حسن صاحب جو اس کے مالک تھے، اور اس زمانے میں عدیل عباسی صاحب اور فارق علید صاحب اور بہت لوگ اس سے جڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حفظ الرحمان سواری ضلع بجنور کا بڑا نام ہے. اس زمانے میں بھی لیڈر رہے اور آزادی کے بعد بھی وہ رہنما رہے، ان کے بھی مضامین اس کے اندر آتے تھے. اور مدینہ نے جو کام کیا ہے وہ اس ملک کو آزادی دلانے کا بڑا کام اس کے اندر، اس کے مضامین اس قدر جامع ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کی مقبولیت کی یہ حالت تھی کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر کئی ملکوں میں اس کا سرکولیشن تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے علاوہ اور بھی تو اخبارات نکلتے ہیں جی، جس کا ذکر آتا ہے. فاران، یثرب، گنجا، مہر نیمروز، صحیفہ اور الامان، یہ سب ضلع الخلیل، اور سب سے آخر میں ایک اخبار روزانہ خبر جدید جو ہے وہ روزنامے میں آخری اخبار تھا، اور جو 1995 میں لیکن صاحب آپ نے جس غنچہ کا ذکر کیا، میرے خیال سے یہ بچوں کا چونکہ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ بچوں کے سارے ادیب زیادہ تر اسی رسالے میں چھپتے تھے، اور اس زمانے میں بڑی شہرت تھی غنچہ کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں غنچہ جیسا کوئی رسالہ نکل رہا ہے؟ نگینہ میں ضلع بجنور کے اندر جہاں غنچہ کی ہے، اور میں اگر بچوں کے ادب کی بات کروں تو ضلع بجنور سے بھی خالی نہیں ہے. کوثر چاند پوری ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے بجنور کے ادب پہ بچوں کے ادب پہ کام کیا. آج اگر بات کریں ہم تو شمیع احمد صدیقی صاحب ہیں، اسد رضا صاحب ہیں، یاسین ذکی صاحب ہیں، عبدالسمیع سیمابی جو سیما اکبر آبادی صاحب کے شاگرد تھے، تو وہ داؤد نور صاحب، محمد دانش صاحب، تہذیب ابرار صاحب، نجمہ عزیز صاحبہ، یہ سب کے سب بچوں کے تھے. لیکن ایک اہم نام جس وجہ سے آپ نے یہ سوال کیا وہ ہے سراج الدین ندوی صاحب کا. اچھا. سراج الدین ندوی صاحب پچھلے قریب 25-30 سال سے لگاتار بجنور کا ایک بہت چھوٹا سا گاؤں ہے سرکڑا، اچھا، تو وہاں سے لگاتار اچھا ساتھی کے نام سے اردو کا رسالہ جاری ہے، اور ہر مہینے باقاعدہ سے آ رہا، اور ہندوستان سے باہر بھی اس کا سرکولیشن ہے. آج کی تاریخ میں جب ضلع بجنور میں اردو پڑھنے کے لیے جو انگریزی اسکول کی جب سے بڑھا ہے بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مدارس نے اس کی جگہ لے لی ہے کہ مدارس میں ایسا نیٹ ورک ضلع بجنور میں ہے کہ وہاں پہ طالب علم باہر سے صوبوں سے بھی آتے ہیں، وہاں تعلیم دی جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اردو کا ایک ماحول وہاں زندہ ہے، اور اچھا ساتھی جیسا معیاری رسالہ جو ہے وہ لگاتار آ رہا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہیں، یہ نگینی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے غنچہ کے شمارے تو دیکھے ہوں گے. جی، میں یہ بتلائیے کہ آج کے دور کے اندر کوئی غنچہ جیسا کوئی بچوں کا رسالہ نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے؟ غنچہ کا جتنا معیار تھا وہ بھی میں نے دیکھا ہے، اور جہاں تک میں بات کروں کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو کا جو رسالہ بچوں کی دنیا ہے اس نے اس کو کافی حد تک پہنچا ہے وہاں تک، اور اپنا معیار قائم رکھا ہے. اچھا، اب میرے خیال سے بجنور جو ہے شاعری کے اعتبار سے بہت ہی زرخیز سرزمین رہی ہے. جی. تو کچھ ایسے شعرا جس کا بہت ہی زیادہ سماج پر، معاشرے پر یا دوسرے شاعروں پر اثر پڑا ہو، کچھ ایسے نام آپ بتائیں. یہ اردو شاعری میں قائم چاند پوری سے ہی جو بہت بڑا نام ہے. اس کے بعد امام الشعراء اور جدید شاعری کے آخری سردار اختر الجمان صاحب، چند پرکاش جوہر بجنوری ایک مشہور نام ہے، اور فروخ نگینوی صاحب کا نام بڑا ہے. حفیظ میرٹھی صاحب ضلع بجنور میں پیدا ہوئے تھے. عشرت کرت پوری صاحب ایسا، اور رام کمار ورما غم بجنوری، راز چاند پوری صاحب،
اور پیرزادہ قاسم صاحب جو پاکستان ہاں، میں پیرزادہ پیرزادہ قاسم صاحب کا نام بہت اہم اور نام ہے. نور بجنوری صاحب جو جی، جی، پاکستان مائگریٹ کر گئے تھے، محمد عرفان رومانی صاحب کی. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ جیسے ہندی غزل کی ابتدا کی بات کرتے ہیں کہ صاحب وہ پہلی غزل جو ہے وہ دشینت تیاگی کا بھی تعلق جو ہے وہ ہمارا بجنور سے تھا. اور ان کی جو غزل ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو وہی ان پہ بجنوری کا اثر ہے، زبان کا اثر ہے. اس جتنی بھی ہے وہ ہندی کم ہے اس کے اندر، اردو کے الفاظ زیادہ ہیں. جی جی جی، یہ تو بہت اچھا منظرنامہ ہے ہماری شاعری کا. جی. اس کے علاوہ مطلب صحافت، شاعری، تحقیق و تنقید میں بھی کچھ نام ہوں گے وہاں میرے خیال سے. جی بالکل. تحقیق و تنقید میں پروفیسر خورشید الاسلام صاحب ہیں، عبدالصمد سالم صاحب ہیں، پروفیسر ریاض الاسلام صاحب ہیں، پروفیسر عبدالغفار انور صاحب ہیں، راول پنڈی میں آپ کا وصال ہوا تھا. پروفیسر عابدہ ملک ہیں، ڈاکٹر خالد علوی صاحب کا نام آپ جی جی جی، لے بہت سکتے اچھا ہیں. جی نام جی. آپ نے. اور عابدہ سمیع صاحب، خورشید امرا صاحبہ، پروفیسر خورشید امرا، انجینئر سمیع الدین، مولانا حفظ الرحمان سیوالوی، خلیل الرحمان بینا بجنوری صاحب سے بھی آپ متعارف ہوں گے. جی جی جی، تو بڑا کام ہے. قاسم صدیقی صاحب، جی جی جی، یہ نام وہ ہیں. اور اور بچوں کے ادب میں بھی ان کا نام لیا جا سکتا ہے. جی بچوں کے ادب میں بھی نام لیا جا سکتا ہے ان کا. اور پروفیسر ظفر احمد نظامی، یہ وہ نام ہیں. اور ابھی نوجوانوں میں پرویز عادل ماہی صاحب ہیں اور محمد احمد دانش صاحب ہیں. اور نعت گوئی میں ایک بڑا نام جو ہے وہ ضلع بجنور کا ابرار کرت پوری صاحب کا ہے. جی جی، ابرار کرت پوری صاحب کا ہم نعت دونوں میں جی، بڑا نام ہے. لیکن آپ نے ایک اہم نام کو مہندر سنگھ اشک ہیں، دانش نور پوری ہیں، اور چندر میں پرکاش بجنور کو ایک اور شاعر کے حوالے سے جانتا ہوں، جیسے نشتر خان پائی صاحب. بڑا نام ہے، مطلب کہ بڑی شخصیت تھی. صحافت اور تحقیق و جلیس تنقید، نجیب آبادی بھی ایک جلیس نجیب شاعر آبادی. تھے. اور آج کے شاعروں میں شکیل جوالی کا آپ تو نام نہیں اتھر یہ نوجوان شاعری کے اگر میں ذکر کروں اور ان جی کے جی نام جی لوں تو اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو آج شاعری کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ شاعری کر رہے ہیں. جاوید دانش صاحب ہیں جو ممبئی میں رہتے ہیں، اور معین شاداب صاحب، شکیل جمالی صاحب، ارشد ندیم صاحب، اطہر شکیل صاحب، طیب آزاد شیرکوٹی صاحب ہیں، شناور کرت پوری معتبر شاعر ہیں، اور ندیم جاوید صاحب ہیں، علینا عطرت صاحبہ، مینا نقوی صاحبہ، نصرت مہندی صاحبہ، یہ سب ضلع بجنور کے لوگ ہیں. سرور عالم راز امریکہ میں ہیں اور وہاں سے باقاعدہ شاعری کرتے ہیں. عزیز نیٹوری صاحب اور نظام حاطف صاحب کا نام، اور فرقان بجنوری اور نظر بجنوری، یہ سب وہ نام ہے جو ضلع بہت اہم نام ہے. اس کا مطلب کہ پوری ادب کی جو کہکشاں ہے وہ سب بجنور میں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور ہے ہی نہیں. نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہے. دلی ہے آپ کا، ممبئی، سب جگہ اپنا کی لوگ ہیں. لیکن جتنے معتبر اہم نام ابھر کے سامنے آ رہے ہیں سب بجنور ہی سے کیوں آ رہے ہیں؟ بس یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو اسے اللہ کی نعمت کہا جا سکتا ہے. نہیں، میرے خیال سے بہت ساری چیزوں میں بجنور کا اولیت حاصل ہے. جیسے ناول، پہلا ناول نگار وہیں پیدا ہوتا ہے، پہلا افسانہ نگار وہیں پیدا ہوتا ہے. اس طرح اور بہت ساری اولیات ہوں گی. اگر اولیات بجنور پہ اگر تحقیق کی جائے تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی. تو اس کا مطلب کہ بجنور جو ہے بالکل ایک مرکزی علاقہ ہے، اس لیے اس کو دبستان کہا جا سکتا ہے. اور اگر نہیں کہا گیا تو اس کا مطلب اس کو نظر انداز کیا گیا یا اس کے ساتھ تعصب والا معاملہ ہوا. نہیں، تعصب والے معاملے میں ایک قطع کلام کہ ضلع بجنور ایسا ضلع ہے جس نے جہاں مسلم اردو سے جڑے رہے، وہیں ہندو غیر مسلم ہمارے جو بھائی ہیں. جی جی، مجھے معلوم ہے گیان چند جین ہیں، چندر پرکاش جوہر بجنوری ہیں، دشینت تیاگی صاحب، مہندر اشک ہیں، بلراج حیرت صاحب ہیں، پرکاش منی صاحب ہیں، رام اوتار ورما غم بجنوری صاحب ہیں، بلونت سنگھ گلشن بجنوری صاحب ہیں، سنجیو ایکل ہیں، راجندر چمولی ہیں، رام اوتار مستر نجیب آبادی ہیں، کیول نین سرکش تو یہ اس زمانے کے ہیں جب وہ قائم صاحب کا زمانہ تھا. کنج بہاری لال شفق بجنوری ہیں، سنیل صاحب ہیں، وریندر پرتاپ ہیں. اور میں نے کہیں پڑھا کہ ٹائمز آف انڈیا گروپ کا بھی کوئی نہ کوئی، یا نوبھارت ٹائمز گروپ کا بھی آپ کے بجنور سے کوئی. جی، ساہو شانتی پرساد جین جو ہے ان کا تعلق نجیب آباد سے تھا، اور جو ساہتیہ کا جو پرسکار گیان پیٹھ والا ایوارڈ ہے ان کا نجیب آباد کے جو ساہو صاحب تھے جو بامبے میں رہتے ہیں، ان لوگوں نے وہ شروعات کی تھی. یعنی اس اطراف میں بجنور میں جتنے بھی علاقے ہیں، نجیب آباد، شیرکوٹ، نگینہ اور رب رباب ایک فکشن کا نام وہ بھی رہ گیا تھا. جی جی جی، تو اس طرح کے جتنے علاقے ہیں سب ماشاءاللہ بہت ہی مردم خیز علاقے ہیں، وہاں بڑی بڑی شخصیتوں نے جنم لیا. تو اس مطلب کہ یہ بتلائیے کہ اس پر کس چیز کا اثر رہا کہ اتنی بڑی شخصیتیں وہاں سے پیدا ہوئی؟ باہر کا، اطراف کا اثر رہا یا خود اس سرزمین کے اندر یہ خاص بات تھی؟ یہ بجنور کی اگر تاریخ کے بارے میں آپ بات کریں تو کالی داس کا جو ابھیگیان شکنتلم ہے، اور اس کی جو شکنتلا ہے اس کی پیدائش
उस जिला बिजनौर के हस्तिनापुर और आसपास का इलाका है। यानी आप शकुंतला की सरजमीन में हैं। और नहीं, उस आप आगे आइए, जो राजा भरत की वालदा शकुंतला हैं, जी जी। और दुष्यंत जो थे वो उनके साथ जो उनका प्रणय हुआ है वो उसी ज़िला बिजनौर में हुआ है, और भरत की जो पैदाइश है वो ज़िला बिजनौर की है, और इसी के नाम से हमारे हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा हुआ है। यानी हमारे भारत की जो नाम है वो आपके बिजनौर ही से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इस तरह मेरे ख्याल से हिंदुस्तान से मतलब कि हमारे भारत से जो एक तहजीबी सकाफती लिसानी रिश्ता है वो बिजनौर के ज़रिए ही कायम होता है। जी। और माहिर लिसानियात राहुल संस्कृत्यान ने जो अपनी शहराफाक किताब लिखी वागा से गंगा तक, उसमें उन्होंने ये लिखा कि अगर उर्दू बोली जाती है, मतलब उर्दू जो है वो बिजनौर में होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिजनौर की जो उर्दू है वो हमारी दिल्ली या लखनऊ की उर्दू से ज़रा अलग होगी। ऐसा है कि बिजनौर में जो उर्दू बोली जाती है और एक लिखी जाती है, तो लिखने में तो कहीं उसका कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बोली जो जाती है वो उस पर कई असर है। हमारे करीब में रामपुर है, जी जी जी। और दिल्ली भी करीब पड़ता है, तो दिल्ली के सुल्तान और जो लोग थे वहाँ से उनके जो काफ़िले गुजरते थे उसका क़याम वहाँ पे हुआ, उधर रामपुर के लोग। दूसरी है कि वहीं से पंजाब हमारा और सहारनपुर का ये इलाका साथ लगता है, तो ये जब हरियाणा, पंजाब और दिल्ली सबका असर उस ज़िला बिजनौर पे आया तो उसका असर रहता है। जी जी, नहीं, इलाकाई असरात भी वहाँ की जी, ज़बान जी। पर पड़े हैं। शेख नगीनवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे गुफ्तगू की और बिजनौर के हवाले से आपने बड़ी अहम मालूमात हमारे नाजरीन को फराहम की है। और मेरा ख्याल है कि बिजनौर पर जो तहकीक का आपका जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, इससे हमें बहुत सारी मालूमात और भी हासिल होंगी। और मुझे लगता है कि दबिस्तानी बिजनौर की 2 जिल्दें शाया हो चुकी हैं जी। अब तीसरी जिल्द का इंतज़ार हो रहा होगा। जी, तीसरी जिल्द बहुत करीब आ जाएगी, तकरीबन उसका मवाद मेरे पास सब है, और उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब पर और रिफत सरोज साहब पर एक किताब आनी है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर लोग इलाकाई अदबी तारीख़ पर ज़्यादा मरकूज़ होकर काम करें तो इलाके की बहुत सारी चीज़ें जो अदबी आसार हैं, अहवाल हैं, वो हमारे सामने आएंगे। चूँकि मरकज़ी सतह पर जो तारीख़ें लिखी जाती हैं उनमें बहुत से इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है, ये शिकायत आम है। शेख नगीनवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हक्कानी अल कासिम साहब आपका भी और हॉट केक का भी कि उसने मुझे यहाँ बुलाया। इकबाल साजिद साहब जो शेरकोट के रहने वाले थे, उनके शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, वाह वाह। सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊँगा। नाजरीन, अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे।